ओके, देखिए लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट था। उसमें हमने क्या देखा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी होती है, तो आंसर है a टाइम्स टाउ, एंड टाउ इज योर रिलैक्सेशन पीरियड। और ये कौन सा पीरियड है, जब तक इलेक्ट्रॉन बिना कोलिजन के एक कंडक्टर में मूव करेगा, वही पीरियड उसका कौन सा पीरियड है, रिलैक्सेशन पीरियड। जब वो मूव करना बंद कर देगा, टकरा जाएगा, तो क्या होगा एक्शन। सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक कंडक्टर में कंटिन्यू मूव कर रहा है, असल में मूव नहीं बोलेंगे इसको, ये एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि एक कंडक्टर के अक्रॉस, लाइक ये वायर, इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यू इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है, उस पर एक फोर्स लगी है, जिसकी वजह से उसको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली है। लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, कितनी, अराउंड 5 टाइम्स 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में मूव करता है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी है, इस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो कंटिन्यू अपनी स्पीड को इंक्रीज करता जाएगा, और जो उसकी स्पीड होगी इंक्रीज करने वाली, वो हर एक सेकंड इतनी स्पीड को वो इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यू। बिकॉज वी नो कि जो फॉर्मूला है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, काइनेमेटिक्स लॉ ऑफ इक्वेशन से, जो हमने मोशन में पढ़ा है 11th में, जो इसमें ये बताता है कि फाइनल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड है, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम पीरियड, जब तक वो एक्सेलरेट करेगा ये वो टाइम पीरियड है। और इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट पे नहीं होता, तो इनिशियल स्पीड 0 है कि नहीं है। हम इनिशियल स्पीड को कंसेप्ट लेंगे ही नहीं, फिर हम क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज वी नो कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने से पहले वो थर्मल वेलोसिटी कर रहा था, और थर्मल वेलोसिटी का मोशन खत्म करने के लिए थर्मल वेलोसिटी का मोशन खत्म करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जिसके कारण वो एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो इसको हमने जब खत्म किया तभी तो वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हुआ। और ड्रिफ्ट स्टार्ट जब हुआ, और कोई भी स्पीड स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी लेते हैं हम, ऑलवेज 0। ओके, फर्दर इसको हमने जब ओपन किया था, अच्छा फिर से जो रिलैक्सेशन पीरियड था वो क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एक्सेलरेट करता जा रहा है। एक एटम जैसे ही उसको रास्ते में मिलेगा वो टकरा जाएगा और उसका एक्सेलरेशन खत्म। अगर एक्सेलरेशन खत्म हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि इसका रिलैक्सेशन पीरियड खत्म, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये वो टाइम पीरियड है जब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन खत्म हो गया ड्यू टू कोलिजन, तब ये टाइम पीरियड का क्या नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड है जब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, जब तक कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, जब तक कोई कार एक्सेलरेट कर रही है, ये वो टाइम पीरियड है। यहां से हमने जब इसको ओपन किया था, दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास, द फोर्स ऑन पार्टिकल इज E टाइम्स कैपिटल E mass of electron times tau. For electron we put minus sign here, but negative sign only shows direction, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट ड्रिफ्ट करंट बनेगी। So let's we forget negative sign here, क्योंकि हमें केवल और केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, बिकॉज वी नो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इसमें।
डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ, डायरेक्शन यहाँ पर, जहाँ पर पॉजिटिव मूव करेंगे वही डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज पॉजिटिव पे भी होता है, लेकिन उसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का तो प्रोटॉन का पॉजिटिव। ठीक है, ये सब हमने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, सो मैं इसको फिर से ऊपर लिखने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे कई बार एक बात की कि इलेक्ट्रॉन जब थर्मल वेलोसिटी में है, थर्मल मोशन में है, तो एक कंडक्टर के अंदर वो कभी इधर जाता है तो उसी टाइम पे यहाँ पर आता है, कभी यहाँ जाता है तो उसी टाइम पे यहाँ पर आता है, कभी यहाँ जाता है तो उसी टाइम पे यहाँ पर आता है। तो ऐसे में नेट करंट ज़ीरो है। यही बात की थी आपसे। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, वो ये कि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज चाहे यहाँ जाए, चार्ज चाहे यहाँ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, तो उसमें ये रूल फॉलो नहीं होना चाहिए, बट ये रूल फॉलो होता है। क्यों होता है? लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। दिस इज a conductor which has some cross section of A. इसका कुछ एरिया है A। हमने एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए हमने माना कि चलो इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें बहुत सारे हैं, उनको A एरिया में से पास होना है। जो एरिया है यहाँ से सबको पास होना है, मूव करना है। और जब इलेक्ट्रॉन पासवर्ड लगा दूं मैं या इलेक्ट्रॉन मूव्स लगा दूं मैं, ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है? करंट। यस। सो हमने यहाँ से नोट करेंगे कि ए एरिया में से अगर आई करंट है, अगर हमारे पास जो एरिया है ए, इसमें से मल्टीपल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का निकलना, चलना, पास करना, दिस ऑल मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा, सो ए एरिया में से आई इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, आई एम्पियर। देखो, अगर ए एरिया में आई है तो 1 यूनिट एरिया में कितनी होगी? आई अपॉन ए। एंड दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी, चार्ज या फिर करंट पर यूनिट एरिया। If we define it for volume, then it will be volume current density. Otherwise, it is areal या area current density. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम से मूव नहीं कर सकता, कर सकता है। वो आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे डिफाइन करना चाहते हो, एरिया में से या वॉल्यूम में से। इट इज़ ऑल अप टू यू। जैसा चाहो वैसा डिसाइड कर सकते हो। ये मत सोचना कि फिक्स हो गया। वॉल्यूम करना है इंट्रोड्यूस तो कर सकते हो, एरिया करना है मैंने कर दिया, लेंथ करना है तो लेंथ कर लो, देन इट विल बी करंट पर यूनिट लेंथ। बट इन दीज ऑल केसेस दिस करंट डेंसिटी विल हैव सम डायरेक्शन। इसके पास कुछ डायरेक्शन होगी। क्यों होगी डायरेक्शन? देखो, वी नो कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे होती है वेक्टर? तो एक बार देखते हैं। वी नो कि एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। सो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। लेंथ में एक डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? वो इस तरफ। ब्रेड्थ में भी एक डायरेक्शन है। किस तरफ? इस तरफ। या लेंथ में ये डायरेक्शन तो ब्रेड्थ में ये डायरेक्शन। कैसे भी कहो, अगर लेंथ में ये तो ब्रेड्थ में ये। बस एक बात पक्की है कि जिस लेंथ की हम बात कर रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड द थम्स पॉइंट्स आउटवर्ड। जो थंब है ये एरिया की डायरेक्शन शो करता है, जैसे आप डेली बेसिस पे बारिश के मौसम में करते हो। अगर बारिश की बूंद यहाँ से पड़ती है
तो आपने अपने अम्ब्रेला का जो एरिया वाला पॉइंट है, जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर किसे कहते हैं हम, जिसका डंडा होता है, हैंडल होता है, बारिश वहां पड़ती है तो आप डंडे को मोड़ते पूरा एरिया मुड़ जाता है, और जिसका डंडा है वो कैसा होता है, उस पूरे गोल एरिया पे परपेंडिकुलर, और एरिया हमेशा सरफेस पर नॉर्मल होता है। आपने डंडे को जो डायरेक्शन उसको मोड़ा तो पूरा एरिया मुड़ गया, यही होता है। सो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो एक चीज देखिए, दिस आई will be equals to j into a, j into a. This j I have introduced, it is your current density. Now see, मैंने बताया कि ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर है, एक करंट डेंसिटी भी और एक एरिया वेक्टर भी। चलो एरिया वेक्टर है हमारे पास, करंट डेंसिटी को वेक्टर हमने माना, अब ये है कि नहीं, लेट्स चेक। देखो एक बात पक्की है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि एक बात, जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हैं तो मल्टीप्लाई के दो ही रूल अप्लाई होंगे। किसके लिए? वेक्टर क्वांटिटी के लिए। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है तो केवल और केवल दो ही रूल अप्लाई हो सकते हैं, या तो क्रॉस प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। और जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या लिखते हैं हम? 2 into 4। वेक्टर हो तो डॉट या तो क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट, एंड इट वाज ऑल इन योर 11th क्लास। खैर इसके आगे एक बार और समझ सकते हैं हम। अगर इस एरिया की बात करें, मैंने इस एरिया को यहां से टिल्ट कर दिया लाइक दिस, तो अब इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं? पहले यहां से इतने सारे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे। मतलब कहने का क्या कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये है नॉर्मल टू सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन भी उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैक्सिमम करंट पास होगी उस एरिया में से, उस एरिया में से मैक्सिमम करंट। क्यों? क्योंकि एरिया किस तरह से बना है? इस तरह से। और जब एक रिंग सामने बनी है मेरे सामने लाइक दिस, अगर ये इस तरह से बना है और सामने से इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं। मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो केवल वही इलेक्ट्रॉन पास होंगे जो इतने रीजन में आएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर से। इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहा। नाउ हम जानते हैं एक बात कि हम किसी भी क्वांटिटी को एरिया या वॉल्यूम से क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि एरिया या वॉल्यूम से डिफाइन करने पर उस क्वांटिटी को मेजर करना, उसके साथ डील करना आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है? हमने देखा था कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में इतने करंट हैं तो 2 मीटर स्क्वायर में कितने करंट, 3 मीटर स्क्वायर में कितनी करंट, या कहें हमारे घर का जो एरिया है उसमें कितनी करंट आ रही है, ये हम बात पता कर सकते हैं कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्वांटिटी को एरिया, वॉल्यूम, इन सबसे हम रिलेट करना अच्छा समझते हैं। ओके, नाउ जब हमने एक लूप ऐसे बनाया, एक सरफेस को हमने एक ऐसे बनाया लाइक अ बैंगल, कोई रिंग बैंड है क्या? लाइक अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो आप इसको समझना। यस, ओके। अगर ये इस तरह से बनता है तो ये जो है इसका एरिया वेक्टर है, और इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस एरिया में से पास हो सकते हैं, तो आप समझो कि जब
एरिया वेक्टर इसी तरफ है, हाँ, इसके ऐसे जब सरफेस ओपन होती है, ये क्योंकि ओपन है दोनों तरफ से, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ओपन सरफेस का कंसेप्ट मैं फ्लक्स पढ़ाते वक्त फिर से बताऊंगा। बताया था ओपन सरफेस का कंसेप्ट ना, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। खैर, जब सरफेस ओपन होती है तो एरिया वेक्टर दोनों तरफ, यहाँ भी कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इसी की डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन आता है ऐसे करके या ऐसे करके, तभी हम कहते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस एरिया में से पास हो पाएगा। अगर एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के आने की डायरेक्शन बदल दो या फिर उस एरिया को ही मोड़ दो। कैसे मोड़ेंगे ये देखो, एरिया पहले ऐसा था, अब मैंने ऐसा कर दिया, अब मैंने इसको ऐसा कर दिया, ऐसे। अभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आ रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं, ये इसमें से पास ही नहीं हो रहे एरिया में से, और हम वही करंट लेंगे जो एरिया में से पास हो रही हो। देखो, जब हमने सरफेस को ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर कहाँ हो गया? ऊपर की तरफ। जब यहां था तो एरिया वेक्टर ऐसे था, और इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी लो, सीधी। ऐसे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब करंट यहीं से है, एरिया वेक्टर भी यहीं से। तो आप एरिया वेक्टर को टिल्ट करो या इलेक्ट्रॉन के आने की डायरेक्शन। सिंपल कहें तो इलेक्ट्रॉन के मोशन, उसकी डायरेक्शन को, और एरिया वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो एंगल, ये एंगल यहां से ले सकते हैं। तो ये जो एंगल है ये बदल दो जैसे मर्जी। ये एंगल जो यहां बन रहा है इसको कैसे बदल सकते हैं? या तो एरिया को ऐसे कर दो तो एरिया वेक्टर यहां है ना, इसको आप समझना, ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं। चलो इमेजिन करना कि जो एरिया वेक्टर है यहां ड्रॉप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सीधे आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सीधे आएंगे तो यहां पर एक एंगल बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि एरिया वेक्टर ऐसे ही है और इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, तो भी क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहां पर अभी भी एंगल कुछ और है। अच्छा, ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो इनका एंगल कितना, 0 डिग्री या 180 होगा, या तो 0 या तो 180। 180 में बस डायरेक्शन बदल जाएगी, और डायरेक्शन की चिंता भी नहीं करनी है कि कहाँ से आ रहे हैं, इधर से कि उधर से। फिर से आपने एरिया वेक्टर ऐसे ही रखा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भेजा, इलेक्ट्रॉन का एंगल बदल दिया एरिया के साथ, थीटा एंगल पे ले आए, ऐसे भेजो। एरिया यहां से है इधर की तरफ, सरफेस यहां से खुली है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भेजोगे तो एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन गए? कुछ नहीं गया। अगर एरिया ऐसे खुला है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भेजोगे तो कोई एरिया नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उस एरिया में से पास नहीं हुआ। कहने का मतलब कि ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रॉन सब ऐसे करके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रॉन का मोशन मतलब करंट की। तो इनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 पे क्या कोई करंट इसमें से पास हुई? नहीं हुई। तब हम कहेंगे कि करंट डेंसिटी 0 है, या तो कहेंगे कि करंट डेंसिटी नहीं, करंट इस एरिया में से 0 पास हो रही है, इस एरिया में से करंट 0 पास हो रही है। एंड दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट विच वी से करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट यहां से जा रहा है तो इस एरिया में कितने हमारी करंट लिंक है? कोई करंट नहीं है लिंक,
सब ऐसे इसके टच होके जा रही हैं पास से, जब यहाँ से आएंगे तो होगा करंट। इसीलिए हम ये देखेंगे कि जब इसको हम ओपन करते हैं, क्योंकि एक बात पक्की है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी है उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है जे ए कॉस थीटा, वेक्टर को रिमूव करके जे ए कॉस थीटा। ठीक है, यही रिजल्ट मिलता है हमें। और यहां से ये फॉलो भी करता है कि अगर कॉस को 90 कर दें, थीटा 90 कर दें, तो कॉस 90 0 होता है, और ये अगर 0 हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, सब खत्म। ये दिखता है हमें कि अगर एंगल, ये एंगल किसके बीच में है, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में, ये एंगल एरिया वेक्टर करंट डेंसिटी, एंगल 90 डिग्री तो करंट 0। और अगर ये एंगल 0 कर दो, इसके 0 करने का मतलब कि एरिया वेक्टर यहां पर है और करंट भी यहीं पर है, 0 या 180 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट भी यहीं पर है, करंट डेंसिटी, तो इसमें से मैक्सिमम करंट पास हो रही है, एरिया में से मैक्सिमम हो रही है ना। और कॉस थीटा कौन से एंगल पे मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री के एंगल पे, और 0 बनता है एंगल, एक ही लाइन में कौन सा एंगल, 0 डिग्री। इसलिए यहाँ पर करंट हो जाएगी मैक्सिमम विच विल बी जे टाइम्स ए, जब एंगल 0 है। सो दिस इज बेसिक योर करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, कि हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू 1 यूनिट एरिया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। देखिए एक और बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट जो फिजिक्स में चलता है, सबसे ज़्यादा फेमस, वो भी करंट के चैप्टर में, और वो आप सब जानते हो, दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या इंट्रोड्यूस करता है, सिंपल रिलेशन है वोल्टेज और करंट का रिलेशन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 10th में पढ़ा कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको कौन नहीं पढ़ता, हर कोई पढ़ता है, क्योंकि ये वो लॉ है जो सबसे आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो आसान भी इंपॉर्टेंट भी, हर कोई पढ़ता है। खैर, इसको आज हम डिराइव करेंगे और समझेंगे बड़े ध्यान से। देखो, इसका हमने एरिया लिया ए, और एरिया से क्यों लिंक कर रहे हैं हर एक चीज को, नाउ वी नो, हमें चीज़ों को काउंट करना, कैलकुलेट करना आसान हो जाता है कि एक कंडक्टर है, एक वायर है, इस वायर का एक छोटा सा एरिया, उसको हमने लार्ज स्केल पे दिखलाया इस तरह से, इसमें मल्टीपल्स इलेक्ट्रॉन है। इसमें मैं एटम वगैरह नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज यू नो कि एटम बनाएंगे, कोलिजन वगैरह ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं, कोलिजन समझ सकते हैं। इसकी लेंथ, लेट्स वी से इट इज एल। ओके, देखिए जब इलेक्ट्रॉन इस एरिया में से, इस कंडक्टर से पास होंगे, सो उनके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, एंड दैट विल बी वीडी। नाउ यू नो एरिया टाइम्स वीडी, अगर हम लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। सो आई विल बी एन ई विच इज क्यू divided by t, and that t will be converted as a times vd. Yes, NEA times vd, because this is volume flowing per second through this length. Now I will introduce this length when I will derive E equals as V by L. Okay, let's we see. N times E times A. For this time, I have considered this length is L. इस length को मैंने L माना है, not 1 मीटर। क्यों L माना है और क्यों 1 मीटर नहीं मानेंगे, चलिए मैं थोड़ी सी आपसे बातें करता हूँ इस बारे में। देखिए, जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बात पक्की होती है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। दिस वी हैव सीन इन क्लास 10, है ना। अब जो लेंथ है ये 1 मीटर की हो, ये कंपलसरी तो नहीं है, और 1 मीटर की मानने से ये पक्का हो जाता है कि लेंथ 1 मीटर है। फिर
क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर होता है, एंड दिस इज ए वेरिएबल। एल मीटर मीन्स 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, वट एवर, बट 1 मीटर इज योर 1 मीटर। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर लेंथ को आप 1 मीटर मानते हैं तो आपने रेजिस्टेंस में एरिया, जो रेजिस्टेंस में एरिया है, जो रेजिस्टेंस में लेंथ होती है वायर की, वो 1 मीटर लेकर सारा काम करते हैं। घर पे चाहो तो जो अभी हम कर रहे थे लेंथ 1 मीटर मान के वो कर सकते हो आप। फिर जो आपका रिलेशन आएगा रेजिस्टेंस का वो कुछ इस तरह से होगा, रो एल जो है आपका 1 हो चुका है, तो ये आ जाएगा रो डिवाइडेड बाय ए, ये इस तरह से आ जाएगा। बट आई विल इंट्रोड्यूस कि ये चीज़ क्या है, यहाँ पर देखते हैं एक बार। ओके, यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी मानी है मैंने, एल मीटर, 1 मीटर मान के कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर चॉइस है, कोई मना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लेंथ बढ़ जाएगी तो 2 कर दो, जहाँ पर 1 छुपा हुआ है मैं ये भी दिखलाता हूँ आपको। मैं लास्ट टाइम 1 मान लूँगा, पूरा डिराइव करने के बाद 1 मीटर कर दूंगा मैं। फिर देखते हैं इसको। एन ई ए एंड वी डी विल बी ई टाइम्स ई एम ई दिस I will do first. Okay, now n e square a n e square a e tau and this m. Now you see, अगर मैं एरिया को यहां डिवाइड कर दूं देन इट विल बी करंट डेंसिटी। नहीं करता हूं तो ये करंट है। मैथमेटिकली दोनों करेक्ट है। फॉर ए गिवन कंडक्टर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स रहेंगे। कॉपर के लिए हमने देखा था 1 मीटर वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 1 यूनिट वॉल्यूम में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी और में कुछ और होंगे। और एल लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन है नहीं जानते। जब 1 यूनिट वॉल्यूम में, हमने लास्ट टाइम देखा था कि 1 यूनिट वॉल्यूम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन के अराउंड लगभग होते हैं, तो ये तो लेंथ 1 मीटर नहीं है, ये तो कुछ और है, एल है। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एन। फॉर दैट गिवन लेंथ दिस इज कांस्टेंट एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी कांस्टेंट। ये कभी चेंज नहीं होगा, मास तो कभी चेंज नहीं होता है। एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी कांस्टेंट एंड द एरिया ऑफ कंडक्टर जब तक हम नहीं चाहेंगे कांस्टेंट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे हाथ में कि कैसे बदल सकते हैं इसको। ओके, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करा के V डिवाइडेड बाय L ये लिख सकता हूँ। एंड योर V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच वी नो। ठीक है, नाउ this whole thing is your conductivity. We call it conductivity. हम इसे कंडक्टिविटी कहते हैं, एक नाम दिया है। अभी गोली मारते हैं कंडक्टिविटी को, अभी नहीं समझना मैं, आगे देखते हैं एक चीज। यहां से अगर हम V को इंट्रोड्यूस करते हैं तो V कितना आएगा, दिस विल बी दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू एंड MEL इंटू आई। मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूं बस, ये जो डिवाइड में वो करंट के साथ मल्टीप्लाई। ओके, और इसको निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 ये चारों क्वांटिटी डिवाइड में। एन ई स्क्वायर ए, इसको छोड़ के क्योंकि तो निकाल रहे हम पोटेंशियल, एंड टाउ विल बी इन डिवाइड। नाउ रिमेंबर ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। इससे पहले ओम्स लॉ क्या होता है, क्लियर? दिस होल थिंग इज ए कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। सो इन दोनों की अगर सिमेट्री को मैच करें तो ये क्या आ जाएगा, I
और ये एक कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस भी एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर। तो इसीलिए जो आर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, MEL डिवाइडेड बाय आर को हम लिख सकते हैं MEL डिवाइडेड बाय N E square A and tau. Now let's see these quantities. Mass of electron will always be constant क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं बदलने वाला. Next, this M number of electrons it is also constant for a given material. कौन सा मटेरियल? कोई एक कंडक्टर, नॉट इंसुलेटर, नॉट सेमीकंडक्टर, ओनली फॉर कंडक्टर. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर में आप देखोगे कि जितनी ज़्यादा हीट पड़ेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे हीट की वजह से. सो ये एक कंडक्टर के लिए फिक्स, मैंने सेमीकंडक्टर नहीं बोला. ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, और ये एक फिक्स नंबर है. चार्ज एक पार्टिकल का कैरेक्टर है जो कभी नहीं बदलने वाला. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हम देखते जा रहे हैं कांस्टेंट हैं. M N E और साथ में ये टाउ रिलैक्सेशन पीरियड, और A और L फॉर ए गिवन कंडक्टर ये फिक्स हैं. हम जब तक कंडक्टर का एरिया ऐसा नहीं कर देंगे तब तक ये नहीं बदलेगा, और लेंथ को इंक्रीज नहीं कर देंगे तब तक नहीं बदलेगा. अगर ऐसा है, इसको हमने नहीं छेड़ा, इसको भी नहीं छेड़ा, इसको भी नहीं छेड़ा और किसी को नहीं छेड़ा, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट. सही कहा मैंने. लेकिन बात इतने से खत्म नहीं होती है, बात में कुछ और भी चीजें छुपी हुई है. वो क्या है देखो. ये जितनी क्वांटिटी हम यहां देख रहे हैं, मैं इस एरिया को यहां लिखता हूं मल्टीप्लाई में, यहां से यहां पर. ये जो क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रो. MEN E स्क्वायर टाइम्स A. क्यों ऐसा? A नहीं, सॉरी, टाउ. ऐसा क्यों? तो सुनिए, ऐसा क्यों? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट गोइंग टू चेंज एवर. ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली. इलेक्ट्रॉन का मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम मटेरियल को दूसरा ना ला दें. सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. मटेरियल का कैरेक्टर है, मटेरियल बदलेगा ये बदल जाएगा. और इलेक्ट्रॉन को तो हम चाहे मटेरियल बदल लें, चाहे हम दुनिया में कुछ भी बदल दें, ये कभी नहीं बदलेगा. एंड दिस टाउ, व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है, इसको थोड़ा समझना है हमें. देखिए, जो हमने इस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया है, इसको स्क्वीज करके क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी रो टाइम्स L डिवाइडेड बाय A. कुछ याद आ रहा है 10th क्लास में जो हमने पढ़ा है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस टॉपिक, रो L डिवाइडेड बाय A. सिर्फ वही चीज़ है ये. और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इसको स्क्वीज करके ऐसा कुछ लिख दूंगा जिसमें ये रेजिस्टिविटी बन जाएगा, कंडक्टिविटी बन जाएगा. और कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज डिनोटेड एट सिग्मा. जो कि रेजिस्टिविटी की अपोजिट होती है. जब इसको हम डिवाइड में नहीं लेकर आए थे तो उससे पहले बता रहा था कि ये कंडक्टिविटी है. डिवाइड में लेकर आते तो ये ऐसा बन जाता. तो अगर हम इसको रिवर्ट करके लिख दें इस वाली क्वांटिटी को, तो ये कंडक्टिविटी बन जाएगी. मतलब N E स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय ME. ये कंडक्टिविटी, इसका रिवर्ट 1/ρ. सब चीज़ें रिवर्ट हो जाएंगी. ओके, फॉरगेट अबाउट इट. देखिए एक चीज़ जो ओम्स लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसका हम काफ़ी सारी बातें करनी है। पहला, ओम्स लॉ का कर्व, ठीक है। चलो पहले वही बातें कर लेते हैं कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है। सो वी नो व्हाट इज ओम्स लॉ। यहाँ से दिखता है हमें कि ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं। वोल्टेज, पोटेंशियल केवल करंट पे डिपेंड करता है, या तो कहें कि करंट केवल पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। सही है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? फिजिक्स में आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना सीखिए। देखिए, जब सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये सब चीज़ें एक मटेरियल के लिए फिक्स हैं, तो एक बात 100% पक्की है कि वोल्टेज केवल करंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इनमें से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये कि ना बदलेगा। तो ये और ये दोनों कैसे आपस में डायरेक्टली डिपेंड, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना ये। सो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ से ये पता लगता है, एंड दिस इज योर ओम्स लॉ। सो डेरिवेशन होगी ओम्स लॉ की, दिस इज योर ओम्स लॉ। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं, सो हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज योर आर, एंड दिस आर इज योर दिस MEL, mass of electron L, and E square A dot. So this constant is your resistance, which is nothing but your Ohm's law. Okay, इसका कर्व कैसा बनता है? So we know इसका ग्राफ तो बहुत फेमस है। वोल्टेज वर्सेस करंट। मैं इस वोल्टेज को मैं इस एक्सिस पे भी ले सकता हूँ और करंट को इस एक्सिस पे ले सकता हूँ। किसी भी एक्सिस पे चाहो ले सकते हो, बिकॉज एक्सिस इज आर्बिट्ररी, किसी भी एक्सिस पे बना सकते हो। नाउ इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आती है? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को आपको मैं एक मोबाइल में छोटी सी एनिमेटेड ऐप है उससे करके दिखाऊंगा, ठीक है, उससे करके दिखलाऊंगा। सो आप देखोगे कि इनका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड है। रिलेशन, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, और जब एक फॉर्मूले में, इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, और जब डिग्री 1 होती है तब जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन। 9th में पढ़ा है ना हमने कि एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे ये इक्वेशन सबको याद होगी स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन क्यों है ये? क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है? 1, और जब भी कभी एक फॉर्मूले में वेरिएबल की पावर 1 होती है तब हमेशा क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन। ये ट्रू है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। नाउ एट एनी पर्टिकुलर वैल्यू you will find this is your I and this as your V. So अगर यहाँ कोई एंगल बनता है, एंगल लेट्स वी से थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, दिस हाइट इज योर नथिंग बट पोटेंशियल। सो थीटा इज इक्वल्स टू V, परपेंडिकुलर इज V एंड बेस इज योर I। बेस को क्या बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री होता है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर और उस परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री बेस, V डिवाइडेड बाय I, ठीक है। ओके, एक मिनट, वही। सो दिस थीटा इज योर V अपॉन I। नाउ फाइंड R। R क्या होगा यहाँ से? दिस R विल बी इक्वल्स टू I डिवाइड में आ जाएगा एंड दिस विल बी V अपॉन I। नाउ चेक, दिस थीटा इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस, और इस थीटा को हम क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप ऑफ द कर्व, कितना कर्व झुका हुआ है, क्योंकि स्लोप का मतलब कितना झुका होना, और झुकाव का मतलब होता है एंगल। तो इसका एंगल अगर ये इस तरह से है तो एंगल कम है,
तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस कम है। एंगल ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर एंगल 90 कर दिया तो ये बन जाएगा tan थीटा 90, और tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। और इसके इन्फिनिटी का मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। कैसे मतलब है? हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं ऊपर, 1 2 3 4 8 10 100 200, करंट आगे बढ़ा ही नहीं, करंट यहाँ पर आया ही नहीं, सब यहीं पर बनती है। ग्राफ लाइन बनाए तो यहीं पर बनेगी। हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ ही नहीं रही है, तब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। सो दिस स्लोप शोज रेजिस्टेंस। सो स्लोप ऑफ वी आई कर्व, एक लाइन लिखते हैं, स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स आर रेजिस्टेंस। ये ठीक है। अगर ये ओम्स लॉ हो चुका है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक चीज पर। अब वो चीज है ये टाउ। इसको हमने एक जगह पे इंट्रोड्यूस कराया था, जो था I इक्वल्स टू ई एन टाइम्स ए। यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था, और जब इसको ओपन किया था तो ये आया था ई स्क्वायर एन, मुझे याद नहीं है फॉर्मूला, मैं इसको लिख लेता हूँ। V क्या था हमारे पास? वी डी। ये था हमारे पास E अपॉन में एम ई, फोर्स अपॉन में मास, एंड फोर्स वॉज योर E टाइम्स E, एंड देन A इंटू टी, T वॉज योर टाउ, एंड दिस E एंड A। ओके, E स्क्वायर N एंड A E E, दिस टाउ AT, ठीक है, डिवाइडेड बाय ME। फोर्स पर यूनिट, फोर्स अपॉन मास, फोर्स डिवाइडेड बाय M क्यू A इंटू T। ठीक, तो इस तरह से एक रिलेशन निकला था हमारे पास जो करंट के लिए था। ठीक है, और वोल्टेज के लिए क्या निकला था? V इक्वल्स टू I इंटू R, R वॉज योर ME टाइम्स L डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाइम्स टाउ टाइम्स A। यस, ये रिलेशनशिप था एक। नाउ if it was your R, like which was, this was your R complete, ये अगर आपका R है तो इसके बारे में सोचना है हमें बस। देखो ध्यान से क्या चीज़ सोचनी है। हियर दिस इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय एनीथिंग। मास किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं पहुंचेगा। लेंथ को हम बदल सकते हैं, इंक्रीज करेंगे लेंथ को, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और ये बात हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? वो इस तरह से कि जो रेजिस्टेंस है उसका क्या मतलब है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट को धीरे कर दो, नॉट धीरे कर दो। हमने कहा कि रेजिस्टेंस की बात कर लो तो या रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, सो हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, और लेंथ को इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल एक मतलब है कि रेजिस्टेंस मतलब होता है बाधा लाना, परेशानी क्रिएट करना। किस चीज़ के लिए परेशानी? करंट के लिए, कि करंट को कम कर देगा। नाउ कैसे कर देगा? वी नो कि अगर टाइम जो चार्जेस एक कंडक्टर से मूव कर रहे हैं, ये जैसे कंडक्टर यहां से यहां मूव करने के लिए, या फिर इतनी लेंथ मूव करने के लिए उनको 1 सेकेंड लगता है। तो हमने करंट को बोला कि करंट इस टाइम पर कैसी होने वाली है। अगर यहाँ से यहाँ इसको मूव करना है, 1 सेकेंड में पार कर गया तो करंट कुछ आएगी। वो कितनी है? आई, मान लो
यहाँ से यहाँ तक के लिए। जैसे ही मैंने लेंथ को बड़ा कर दिया, अब टाइम ज़्यादा लगने वाला है। इट इज़ ऑब्वियस। क्यों टाइम ज़्यादा लगेगा? बैटरी का पोटेंशियल सेम है, तो जिस रफ्तार से यहाँ तक एक्सेलरेट किया, वही एक्सेलरेशन ये कंटिन्यू करता आ रहा है, करता आ रहा है, करता आ रहा है, करता आ रहा है, करता आ रहा है। टाइम ज़्यादा कर दिया उसने। अब उस करंट को बनने में, कि करंट का जो रिलेशन है वो टाइम से भी है,